हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 1 विच इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 12। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई होप बुक्स आपके सामने ही होंगी। क्वेश्चन ये है, श्योर दैट द फंक्शन, ठीक है, एफ मैप्स टू आर स्टार, आर स्टार बोल सकते हैं, आर एस्ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। तो हम पहले साथ साथ में लिख ही लेते हैं। जो हमारे पास फंक्शन है आर एस्ट्रिक, फंक्शन मैप्स टू आर एस्ट्रिक, ठीक है, और फंक्शन जो दिया है वो है हमारे पास 1/x। आपको याद होनी चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स होता है उसे हम y भी लिखते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो y। सो इन बातों का ध्यान दीजिए। इज 1 एंड ऑन टू, वेयर एज आर स्टार क्या है? आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो उन्होंने बोला है कि आर स्टार जो है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं या दे कम अप विद लेस नॉलेज ऑफ सेट्स, तो मैं उनको बता दूं कि नॉन जीरो रियल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आर जो है रियल नंबर्स हैं, माइनस कर्ली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स हमें उसमें इंक्लूड नहीं करने होते वो हम डाल सकते हैं। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाउएवर ये तो चलिए हो गया एक बात। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट बात कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है। कहता है कि जो इनपुट है वो रियल नंबर्स हैं और जो आउटपुट है वो रियल नंबर्स हैं। अदर वर्ड्स, डोमेन जो है वो रियल नंबर्स हैं और कोडोमेन जो है वो भी रियल नंबर्स है। अब उसमें देखते हैं कि ये 1 कैसे है। अब देखिए 1 कहता क्या है, ठीक है। यहां मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि 1 कहता क्या है। 1 कहता है कि अगर दो आउटपुट्स अगर वो सेम है, उनकी वैल्यू सेम है, तो कह रहा है कि जो इनपुट है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे 1 होता क्या है, एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज एंड एवरी प्री इमेज हैज अ यूनिक इमेज। 1 एक होना चाहिए। इससे हमें पता क्या चलता है कि दो जो फंक्शंस हैं उनकी जो इनपुट्स की वैल्यू हमें सेम करनी होगी अगर आउटपुट सेम है, ये हम ज्यूम करते हैं। सो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि लेट x1 एंड x2 आर टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स या आर टू एलिमेंट्स। जितना सिंपल हो गया उतना जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है। आर टू एलिमेंट्स सच दैट एफ ऑफ x1, जैसा मैंने बताया था कि जो फंक्शन है, और ये ध्यान रखिए ये मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं। अगर आप ये देखेंगे तो ये मैं कोडोमेन सेट की बात कर रहा हूं, उसमें सेम है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर फंक्शन में कोई इनपुट्स डाली गई हैं तो इसका मतलब है वो ये आया होगा, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। सो एफ ऑफ x1 क्या होगा 1/x1, एफ ऑफ x2 क्या होगा 1/x2। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो यहां से रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि अगर मेरे पास दो आउटपुट्स सेम हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनकी इनपुट भी सेम होगी। इसको दूसरे और आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये कहता है कि अगर मेरे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही मेरे पास इनपुट होगी, एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट होगी। सिर्फ इसको लिखने का तरीका ये है, अदरवाइज इसको समझना ऐसे था। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एरो डायग्राम की ओर से हेल्प से समझा देता हूं सो दैट देयर इज नो डिफिकल्टी। यहाँ रियल नंबर्स हैं, आप कोई भी यहाँ उठा के देख लीजिए, कोई भी नंबर, माइनस का लगा लीजिए, 1 का लगा लीजिए, 0 लगा नहीं सकते क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है।
आप कोई नंबर लगा लीजिए, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ठीक है। -1 लगा लीजिए 1/-1, -2 लगा लीजिए 1/-2, -3 3, 1/3, 4 1/4. So every number has a unique image and every image has a unique pre-image. इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन की, कि ये फंक्शन ऑन्टो कैसे है। लेट्स सी। अब ऑन्टो कहता क्या है? ऑन्टो का जो रूल होता है वो कहता है कि अपना एक डोमेन है और एक कोडोमेन है। कोडोमेन में कोई भी हमारे पास अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यही कहता है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अगर नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं उसको थोड़ा सा एरो डायग्राम की तरफ से हेल्प से एक्सप्लेन करूं तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। ऑन्टो कहता है कि यहाँ पे कोई भी अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जितने हैं सारे के सारे फिल होने चाहिए। और ये मुझे पता है कि ये और ये क्या है? r-0 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं दोनों, ठीक है। तो अब जब नॉन जीरो है तो फ्रैक्शन का तो चक्कर ही खत्म हो गया कि नीचे कुछ भी आई जाए वो हमारे पास एक रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन नॉट डिफाइंड नंबर का मतलब ही खत्म हो गया। इसका ये मतलब है। अब आप यहाँ पे कोई नंबर सोच लीजिए, कोई फ्रैक्शन सोच लीजिए, कोई डेसिमल सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। जैसे मैं 1/√2 सोचता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उसकी इनपुट क्या होगी? √2 रियल नंबर है। -1/√2 सोचता हूँ, उसकी इनपुट क्या होगी? -√2 होगी। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि जितने भी रियल नंबर्स की इमेजेस हैं, जितने भी आप कोई सोच लीजिए, कोई भी अनअटेंडेड नहीं बचेगा। और ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए मैं इनफाइनाइट नंबर सोच सकता हूं। तो इसका मतलब है कि उन सभी की इमेजेस होंगी। इसमें जो आपको एक चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। और +1 में आपने पढ़ा है कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर आर 2 डिफरेंट फिनोमिना। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। चलिए, स्वागत है आपका अगले पेज पर। यहां हमें पता है कि जो f(x) होता है उसे हम y बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है? y = 1/x, क्योंकि f(x) = 1/x दिया था। अब ऑन्टो के लिए हमें पता है कि कोडोमेन में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं। यहां से मुझे ये पता चलता है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन्टो है। अब ऑन्टो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। यहां लिखेंगे बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट, या आप इमेज लिख लीजिए, इमेज इन कोडोमेन, देयर इज एन एलिमेंट और प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, ठीक है। अगर हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज है तो फिर हमारा ऑन्टो का पर्पस हल हो गया। दैट इज हाउ दिस बिकम्स एन ऑन्टो। आई होप कि ये क्लियर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, यू नो व्हाट टू डू। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। लेट्स सी। नेक्स्ट पार्ट इसका कहता है कि जैसे अभी हमारे पास फंक्शन था f(x) मैप्स टू, यानी f मैप्स टू रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब वो कहता है कि अगर जो डोमेन है, डोमेन आपको पता है इनपुट सेट होता है, दैट गोज टू रियल नंबर्स। कोडोमेन कहता है वो हमारे पास सेम रह जाए, तो फिर भी क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे वो ये पूछ रहा है। अब देखिए, अगर 1-1 की बात करें, मैं आपको
एरो डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझाता हूं। ये हमारे पास इनपुट सेट है, ये हमारे पास आउटपुट या कोडोमेन सेट है, डोमेन, कोडोमेन, ये सारा कुछ है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि जो हमारे पास फंक्शन था वो था 1/x। ठीक है, यानी ये वाला जो x है ये यहां जाएगा, और अगर ये यहां जाएगा तो ये इसको देगा, अगर ये यहां जाएगा तो ये 1/2 देगा, क्योंकि ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर है ये। ठीक है, ये यहां जाएगा तो यहां देगा, ये यहां जाएगा तो यहां देगा। ठीक है, और फिर ये 1/3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक ना एक आउटपुट आ रही है। अगर एक ना एक आउटपुट आ रही है, इसका मतलब 1 यहां से है, और कोई 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये और ये सेम है। कोई x1 है और x2 है नहीं है, तो फिर इनपुट आउटपुट एक एक ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये 1 1 है। इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि देयरफॉर द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, is 1 1 because for every image, for every pre-image there is an image। ठीक है जी। सो अगर हर एक इमेज, प्री इमेज के लिए एक इमेज है तो बड़ा अच्छा काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो यही 1 1 की डेफिनेशन होती है कि हर एक इनपुट को एक आउटपुट मिलनी चाहिए। और आप यहां देखिए कि अगर नेचुरल नंबर है, जीरो तो है नहीं है, यहां पे जीरो का सवाल नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं कोडोमेन में। तो इसका मतलब क्या है, हर एक इनपुट को एक आउटपुट मिल रही है, और अगर हर एक इनपुट को आउटपुट मिल रही है तो 1 1 फंक्शन है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। देखते हैं फॉर ऑन टू। ठीक है, ऑन टू अगर हम देखेंगे कि ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, कि फॉर एवरी इमेज देयर हैज टू बी अ प्री इमेज। मतलब अगर मेरे पास एक जवाब है तो उसका सवाल है, अगर एक इमेज है तो उसकी प्री इमेज है। लेट्स सी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं दोबारा से छोटा सा एरो डायग्राम की हेल्प से। एग्जाम में आपने बनाना है नहीं बनाना है, आपको मर्जी है आपकी, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, याद करके या क्रैम करके कभी नहीं होंगे। देखिए, ये है सेट एक नेचुरल नंबर्स का, ये है सेट एक रियल नंबर्स का जो कि नॉन जीरो है। और ऑन टू अब आपको करने से पहले ही पता होना चाहिए कि ये ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। अगर मैं कोई इमेज 1 लेट्स से -3 रख लूं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्री इमेज क्या होगी, -3 होगी। या मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इमेज में 1/2.7 रख लूं तो इसकी इमेज क्या होगी, 2.7 होगी, जो कि है नहीं है हमारे पास। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि सिंस फॉर एवरी image in the set of codomain of real numbers, the pre-image in the set of natural numbers does not exist. For example, 1/2.7 belongs to real numbers.
but 2.7 does not belong to natural numbers. Therefore, the given function is not an onto फंक्शन। अच्छा, एक बात तो ये आपने लिख ली। अब मैं आपको बता दूं, गिवन फंक्शन जैसे ही आप लिखेंगे तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ ये जरूर लगा दीजिए, ताकि उसको पता चल जाए कि अब हमने जो रियल नंबर्स की इनपुट है उसे रिप्लेस करके नेचुरल नंबर्स पे शिफ्ट कर दिया है। इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सारी एक्सरसाइज ही अच्छी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। और इसी चीज पे एम्फेसाइज कीजिए कि हर चीज की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अब सेकंड क्वेश्चन है, हमें इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी मतलब हमारे पास 1 1 और सब्जेक्टिविटी मेरे पास ऑन टू। ये मतलब होता है, पहला फंक्शन दिया है f मैप्स टू नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें इंजेक्टिविटी चेक करनी है। फॉर इंजेक्टिविटी, ठीक है जी, मैंने बता दिया है कि मैं इंजेक्टिविटी बता रहा हूं। ये 1 1 भी लिख सकते हैं हम चाहे। अब यहां पे हमें पता है कि f ऑफ x1 जो हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं इज इक्वल टू f ऑफ x2, फिर x1 अगर x2 के बराबर आ जाता है तो फंक्शन 1 1 है। इसका मतलब है कोई भी दो इनपुट्स, इसका मतलब सेम इमेज देंगी। कोई भी दो इनपुट्स जो एक इमेज देती हैं वो दोनों की दोनों इनपुट्स सेम होंगी, कहने का ये मतलब है। लेट्स सी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि या तो हम लिख लेंगे कि लेट x1 and x2 be the two elements. Let x1 and x2 be two elements such that, ठीक है जी, f of x1 is equal to f of x2। अब f of x1 क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या आएगा, दिस इंप्लाइज टू x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। और याद करा दूं मैं, ये इनपुट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि x1 इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, सो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू ओनली x2 बिकॉज फंक्शन जो है n और n से मैप कर रहा है और हमें इसको ये बताना है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर लिखने की जरूरत ही नहीं है कि वैसे आपको बता दूं कि देयरफॉर दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। सो हेंस द गिवन फंक्शन f of x is equal to x square is इंजेक्टिव। आप चाहें तो 1 1 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। आई जस्ट होप कि ये आपको क्लियर है, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आता है, जैसे कई बार ये ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है, तो फिर यहां आप लिख सकते हैं सो एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ डोमेन हैज a unique image in the set of codomain। ये लीजिए, क्योंकि चैप्टर ज्यादा ये थ्योरेटिकल है इसलिए हमने थ्योरी भी लिख दी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे ऑन टू की। लेट्स सी कि अगर ये ऑन टू है या नहीं है।
अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू की डेफिनेशन अगेन हमें पता है कि हर एक इमेज के लिए प्री इमेज होनी चाहिए और इमेज कोडोमेन सेट में होती है। यहां से अगर आपको एरो डायग्राम्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं इसका 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये देखिए कि यहां मैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया है एफ फंक्शन मैप्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी यहां भी नेचुरल नंबर अगर होने चाहिए और यहां भी नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप ये देखिए कि और हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो y के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x यानी जो इनपुट है हम ध्यान रखेंगे इसका, ये प्लस माइनस तो लगाऊंगा नहीं अब मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस y आएगा, माइनस नहीं आ सकता है। y का मतलब है आउटपुट, अंडर रूट की आउटपुट। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैं 1 लगाता हूं, 2 लगाता हूं, और अंडर रूट में अगर 3 आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट में 3 आ जाता है, तो मेरे पास इसकी क्या कोई इमेज है, इसकी क्या कोई प्री इमेज है? अंडर रूट 3 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। अगर वो नहीं है तो वो एक हमारे पास ये फिर एक ऑनटो फंक्शन नहीं है। ये बात मैंने कर ली। अब कई बच्चों का मन, जो डाउट आता है बच्चों के मन में, सर अगर यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं तो यहाँ भी तो नेचुरल नंबर्स ही आने चाहिए, यहाँ पे आपने अंडर रूट 3 कैसे लगा दिया? यहाँ पे तो नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर्स ही आने चाहिए, जो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अगर मैं आपकी ये वाली बात करके चलूं, ये वाली बात का मैं आपको जवाब दूं, तो आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि अगर मैं y की वैल्यू को 5 रखता हूं, मान लेते हैं, ठीक है, यहां पे इसका मतलब, चलिए आपकी बात कर लेता हूं कि ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4, अब तो नेचुरल नंबर रख रहा हूं ना सारे, इसका मतलब इनकी इनपुट भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो y तो एक आउटपुट है। ठीक है, y एक आउटपुट है, इसकी इनपुट एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि y किस नंबर का, 5 किस नंबर का स्क्वायर है? एक ही जवाब है इसका, वो अंडर रूट 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर वो अंडर रूट 5, और कोई नंबर ही नहीं है ऐसा जो पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो अंडर रूट 5 है तो देन इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, और अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है तो फिर ये क्या है, ऑनटो नहीं है। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज क्लियर है। मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, फिर हम वही थ्योरी लिख देंगे कि एवरी इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव अ प्री इमेज, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू और सब्जेक्टिव फंक्शन। ये मैं लिख देता हूं, आपको बता देता हूं। ये लीजिए, मैंने थ्योरी लिख दी है। अगर कोई भी बच्चा इसको नोट करना चाहता है, पॉज करके नोट कीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और पार्ट 2 करते हैं। चलिए जी, सेकंड पार्ट में आ गए हैं। सिमिलर सा ही है फर्स्ट पार्ट के, मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स एज इट इज लिख ली हैं। ठीक है, फंक्शन मैप्स टू इंटीजर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इंजेक्टिव के लिए हम वही अपना पुराना काम x1 x2 भी एनी टू एलिमेंट्स मान लेते हैं, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसके बाद थोड़ा समझाने वाला है, सो लेट्स सी। यहाँ पे दिस विल इम्प्लाई टू x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आप याद रखिएगा कि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में माइनस और प्लस दोनों की वैल्यूज आती हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और वो प्लस माइनस में। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, और इसका कहने का मतलब क्या है कि अब यहां से जो x1 है वो x2 पॉजिटिव के बराबर भी है, x2 नेगेटिव के बराबर भी है।
अब यहां से ये देखिए, आपको ये समझना है कि दो डिफरेंट प्री इमेजेस की बात कर रहा है वो, ठीक है। x1 और अगर x2 बराबर हो जाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक प्री इमेज है। अगर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है तो यहाँ पे दो डिफरेंट प्री इमेजेस हैं। यहां मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि मान लीजिए एरो डायग्राम की हेल्प से ये देखिए, ये z है और ये भी z है, यानी ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब आप ये देखिए कि मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये आपको पता है y है, और f ऑफ x y होता है। इसका मतलब ये रिजल्ट है। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो उसका जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, -2 पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर भी तो 4 आ रहा है, तो ये तो मैनी वन बन गया। अगर ये मैनी वन बन गया है, इट इज नॉट 1 1, हमें तो 1 1 देखना है, क्योंकि 1 1 ही हमारे पास क्या होता है, जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। मैं थ्योरी लिख देता हूं और आप नोट कर सकते हैं। लेट्स सी, लीजिए मैंने थ्योरी लिख दी है कि एवरी प्री इमेज डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज, therefore the given function is not an injective function। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि every pre image in the set of domain does not give a unique image in the set of codomain, therefore the given function is not an injective function। दोनों ही ठीक होते। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। चलिए जी, अपन ने ये सारा कुछ लिख लिया है। फंक्शन मैप्स टू इंटीजर्स, यानी इनपुट में भी इंटीजर होने चाहिए और आउटपुट में भी इंटीजर होने चाहिए। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव प्रूव कर रहा होता हूं तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि आउटपुट में भी अगर इंटीजर है तो इनपुट में भी इंटीजर होना चाहिए। तो मैं आपको यहां से ये बताता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और f ऑफ x को y रखते हैं हम, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और x माइंडेड की इनपुट है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट y होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। इसको एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए कि अगर मैं कुछ नंबर माइनस के लिख लेता हूं, कुछ प्लस के लिख लेता हूं, 1 और 2, लेट्स से, एंड सो ऑन ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि सेट z है। अब आप ये देखिए कि मेरे पास ये जो नंबर है मेरे पास, ये -2 है, और -2 जो है ये एक आउटपुट है। तो फिर इसकी इनपुट क्या होगी? इसकी इनपुट क्या हो सकती है? वी कैन नॉट फाइंड द इनपुट, या अगर वो इनपुट आएगी भी तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मान लीजिए यहां पे, क्योंकि सारे ही ये हैं, -2 की बात कर लेता हूं, -3 -4 किसी भी नंबर की आप बात कर लीजिए, उस चीज को आप इसमें पुट करके देखिए, ठीक है, उस चीज को आप इसमें पुट करके देखिए, आपको नहीं आंसर मिलेगा। इसको और तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर y मेरे पास -1 है, ठीक है, y मेरे पास -1 है, और मैं अगर इसमें भी डाल लेता हूं, आप ये देखिएगा कि तो फिर x क्या हो गया, -√1। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ये क्या है, या आप बता दीजिए कि दे आर नॉट इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो कोडोमेन में यूनिक इमेज, अपना कोडोमेन जो इमेज है उसकी प्री इमेज ही नहीं है हमारे पास, तो फिर इमेज कैसे बन गई? तो इमेज में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं तो ऑन्टो नहीं है या सब्जेक्टिव नहीं है। अब मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं और आपको बताता हूं। ये लीजिए दोस्तों, सारी थ्योरी लिख दी है। एवरी इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, thus the given function is not surjective, hence given function is neither injective nor surjective। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट, लेट्स सी। चलिए जी, अब हम आ गए हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फंक्शन जो है r से r तक है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हो गए हैं रियल नंबर्स, पहले थे नेचुरल, अब फिर थे इंटीजर्स, अब हो गए हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं।
रियल नंबर में प्रॉब्लम ही एक होती है। दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम 1-1 या इंजेक्टिव प्रूव कर रहे हैं तो हमें बस ये देखना होता है कि क्या वो मैनी वन तो नहीं है। अगर मैनी वन नहीं है तो उसके बाद हल्का सा देख लेना होता है कि क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे ये मैंने सारा जो हमारा पुराना काम था वही किया है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, प्लस माइनस के साथ ये आ गया। अब वो कहता है कि जो इनपुट है वो, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -1 और 1 रखता हूँ तो दोनों की जो आउटपुट है वो 1 आएगी। तो ये तो मैनी वन बन गया। अगर मैनी वन हुआ तो 1-1 कहाँ से हुआ, 1-1 तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम अपनी पुरानी थियोरी लिख के हम ये लिख देंगे कि द गिवन फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, साथ में आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि अपना सिंस एवरी प्री इमेज डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज, या ये तो चलो बड़ा टेक्निकल हो गया। सिंस दिस फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब आती है बात, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड पार्ट का ही ये रेप्लिका है फॉर सर्जेक्टिव। अगर मैं फॉर सर्जेक्टिव की बात करता हूं तो जो फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स होता है जो कि वाई के बराबर होता है, जो कि एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन मैप किससे कर रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर तक मैप कर रहा है। अगर ये सारा कुछ है मेरे पास, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद आप देखिए कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा। ठीक है, और अब आप यहां से एक बात का बड़े प्यार से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं x2 को, अगर मैं x को -1 रखता हूं, जो हमने पुराने क्वेश्चन में भी किया था, अगर मैं x को y को अगर मैं y को -1 रखता हूं, ठीक है, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो फिर x क्या हो गया, अगर y जो -1 है, x क्या हो गया, -√1 विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है, जो आउटपुट है वो तो रियल नंबर है, पर इनपुट जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो दोबारा से फिर सेम बात कि एवरी इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, thus द गिवन फंक्शन इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नॉट सर्जेक्टिव, मैंने थ्योरी बोल दी है, आप लिख सकते हैं देयरफॉर, तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। आई होप कि ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम अपने चलते हैं फोर्थ पार्ट पे और उसे क्लियर करते हैं। चलिए जी, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट दिया है फंक्शन मैप्स टू नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ एक्स दिया है x3। अब उस हम कर लेते हैं इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव या 1-1 जो भी है, जैसा हम पहले करते थे, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट्स या नंबर्स, और फिर हम करते हैं उसको फंक्शन में डालते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों इनपुट्स की बात हो रही है। अब फिर फंक्शन जो है वो x³ है, इसका मतलब x1 का भी क्यूब इज इक्वल टू x2 का भी क्यूब हो गया। और जब हम ऑड पावर्स काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन पावर्स काटने से फर्क पड़ता है, और वो भी क्योंकि प्लस माइनस आ जाता है, और वो भी हमें ये देखना होता है कि नेचुरल नंबर्स तो नहीं है या कौन से नंबर्स हैं, तो उसी हिसाब से प्लस और माइनस लगते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स दिए थे तो अगर स्क्वायर भी होता तब भी कोई फर्क नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो फिर तो बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं है, फिर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। उसके बाद थ्योरी आप खुद लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव की। अब हम बात कर लेते हैं सर्जेक्टिव की। तो फंक्शन जो है वो n और n से मैप कर रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ है, और हमें पता है f ऑफ x क्या होता है, y होता है, जो कि x³ के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक एग्जाम्पल लेनी चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अगर इसको फर्दर थोड़ा सा बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। ये आ गया x³। अब आप ये देखिए कि लेट
y इज इक्वल टू 3। मान लीजिए मैंने कोई भी लेना है, इसका मतलब विच इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये हम यहां लिख देते हैं विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर क्योंकि हमारे पास जो प्री इमेज है वही नेचुरल नंबर नहीं आ रही, एक जो इमेज है उस नेचुरल नंबर की, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये सर्जेक्टिव नहीं है। अब इसकी थ्योरी आप खुद लिखिए, हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले मैं ये चीज आपको एरो डायग्राम से भी समझा सकता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो अपना ऑन्टो फंक्शन होता है विच इज सर्जेक्टिव, इसमें हमें प्री इमेज से क्या लेना देना, हमें तो इमेज देखनी है, अगर उसमें नहीं बचता है कोई तो। अब आप ये देखिए कि अगर ये मेरे पास ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट है और उसने बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अब आप ये देखिए कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का क्यूब 27, बीच में ये कहाँ गए, ये तो सारे अनअटेंडेड रह गए। और अगर ये अनअटेंडेड रह गए हैं तो क्या है मतलब, तो यही मतलब है कि हमारे पास ये जो सेट है ये सर्जेक्टिव नहीं है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स राइट द स्टेटमेंट। चलिए अब हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, जो कि है f मैप्स टू इंटीजर्स और फंक्शन जो दिया है वो x क्यूब दिया है। जो जैसे हम पहले करते थे कि f ऑफ x1 और x2 एनी टू एलिमेंट्स मान लेते हैं, x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब है x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब आप ये देखिए कि अगर दो इनपुट्स आएंगी ही तब सेम, अगर उनका आंसर सेम आ रहा है फंक्शन में डालने पे। आप देखिए -1 का क्यूब कीजिए -1 आएगा, -2 का क्यूब कीजिए -8 आएगा। आप कोई भी दो इनपुट ऐसी ढूंढ लीजिए जिनका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है वो दो इनपुट्स भी सेम होंगी, फॉर श्योर वो सेम होंगी। अब हम करते हैं ये इंजेक्टिव, इसका मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव की। तो फॉर सर्जेक्टिव, अगर सर्जेक्टिव की बात करूं तो f ऑफ x क्या है, x क्यूब है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब आप ये देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये है, अगर आप 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, बाकी कहाँ गए। ठीक है, अगर बाकी हमें बीच में 2 3 4 5 6 7 ये अनअटेंडेड रह गए, अगर ये अनअटेंडेड हैं तो फिर क्या है, ये फंक्शन जो है हमारे पास ऑनटू फंक्शन नहीं है। इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं तो ये फंक्शन हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लेट्स सी। देखिए जी, अब आ गए हैं हम 3rd क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चंस में जो 5 पार्ट्स हैं उन पे मेरा टाइम लगाने का मकसद ही ये था कि आपको अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब छोटी छोटी निटिग्रिटीज रह गई हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा एंड थिंग्स विल बी रियली फाइन फॉर यू, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स देखे हैं तो। हाउएवर, पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। हम 11th में पढ़ के आए हैं ये रिलेशंस एंड फंक्शंस में। हाउएवर, अगर कुछ स्टूडेंट भूल गए हैं या जिनको नहीं पता है वो देख लेते हैं कि अगर मैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, इसका मीनिंग होता है कि उस नंबर तक पहुंचने में, ठीक है, उस नंबर तक पहुंचने में, और हम हमेशा पीछे से ही आगे आते हैं, तो उस नंबर तक पहुंचने में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही मेरा आंसर होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने 1.23456 7, अगर मैं नंबर लाइन पे भी देखूं, ठीक है, और मुझे ऑफ कोर्स
मुझे ये देखना है कि मैं नंबर लाइन से कहां से आया, 0 से लेके 1 तक आया, और 1 के बाद कहीं यहां पे होगा 2 3 4 5 6 7। तो आप ये देखिए कि इस नंबर से जस्ट पहले उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, ठीक है, वो है 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1.9999 एंड इनफाइनाइटली 9 लगा दूं तब भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड। कोई मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं। नेगेटिव का देख लेते हैं। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 है, क्योंकि इस नंबर के इंटीजर कौन सा आ रहा है, -1 आ रहा है। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं -1.23456। अब क्या है, अब आप नंबर लाइन पे देखिए, यहां 0 आ गया, यहां -1 आ गया, -1 से आगे चला मैं तभी तो ये आएगा। तो इस नंबर से जस्ट पहले का इंटीजर कौन सा है, जस्ट पहले का इंटीजर है -1। सो इस नंबर का आंसर भी क्या आएगा, -1। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये जो हमारे पास नंबर होते हैं इनमें जो इंटीजर आ रहा होता है, जैसे इसमें -1 इंटीजर आ रहा था तो -1 मेरा आंसर है। जैसे -9.867 या 77 आप कुछ भी लिख लीजिए, इसमें इंटीजर कौन सा है, -9, तो दैट शुड बी माय आंसर। भूलिएगा मत इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास जो फंक्शन आया था वो ये है कि फंक्शन मैप्स टू रियल नंबर्स और जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो उन्होंने पूछा है कि ना तो वो 1 है ना ऑन टू है, बताइए कैसे। अच्छा, थियोरी में आप बिल्कुल नहीं लिखूंगा, आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अब कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास वो है x3, नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं, और यहां से भी रियल नंबर है, यहां इनपुट आउटपुट, यहां 1 आया तो उसका आंसर कितना आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी सॉरी -1 कह रहा हूं मैं, 1.2345 का भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैनी 1 बन गया। अगर ये मैनी 1 बन गया है तो नॉट 1 है, ठीक है। थ्योरी आप लिख लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। उसके बाद अब आपको समझाते हैं कि ये फंक्शन ऑनटू कैसे नहीं है। ऑनटू दोबारा से मैं आपको बता दूं कि वैसे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ है, y इज इक्वल टू सॉरी आई एम सो सॉरी ग्रेटेस्ट, मेरे को लास्ट क्वेश्चन ही याद आई जा रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू ये है, और मुझे रियल नंबर्स की इनपुट है और रियल नंबर्स की ही आउटपुट है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये इनपुट बनाई और मैंने ये आउटपुट बना ली, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे पास इनपुट 1.1 है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है 1। इनपुट 1 है तो उसका रिजल्ट भी क्या है, 1। इनपुट 1.2 है तो उसका रिजल्ट भी क्या है, 1। तो आप यहां से ये देखेंगे कि जो हमारे पास आउटपुट सेट है उसमें सारे इंटीजर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, लेकिन जो इंटीजर्स नहीं हैं 1.2 1.3 वो थोड़ी ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अगर वो ऑक्यूपाई नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अनअटेंडेड एलिमेंट्स हैं, और अगर ये अनअटेंडेड एलिमेंट्स हैं तो द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। यहां पे आप ये भी बता सकते हैं कि अपना जैसे आप लिख लीजिए 1.2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, ठीक है। 1.2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, क्योंकि जैसे ही ये 1.2 इसमें जाएगा, इसकी प्री इमेज ढूंढने जाएगा, इसको मिलेगी नहीं, क्योंकि प्री इमेज तो सारी यहाँ पे 1.2 भी जो था वो कहाँ पे चला गया, वो तो यहाँ पे चला गया, उसने 1 दे दिया। तो 1.2 1.3 डेसिमल नंबर्स की कोई प्री इमेजेस ही नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। और थ्योरी आप खुद लिखिएगा,
और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा, इससे जो हम कॉम्पिटिशन्स में भी हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें ये चीज याद रखनी है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये बात का आप खास ध्यान रखेंगे। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसकी स्टेटमेंट है शो दैट मॉड्यूलस फंक्शन, और ध्यान रखिएगा मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं 12th के लिए भी और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। गिवन दैट f of x इज इक्वल टू मॉडुलस x, ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही नहीं है, ठीक है। और यहां से एक रूल भी बन गया है हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए कि ना ये 1 1 जैसे हमने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया था, ना वो 1 1 है ना वो ऑन टू है। इसी तरह से जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो ना 1 1 होते हैं ना ऑन टू होते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा कि किन पे नहीं होते हैं, जैसा कि ये रियल नंबर्स पे नहीं होते हैं, और जो दूसरे फंक्शन है वो भी रियल नंबर्स पे नहीं होते हैं। सो बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, लेकिन कहाँ पे, तो हमें ये बात का खास ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स पे, ठीक है। बाकी जगह ये चेंज हो सकते हैं लेकिन रियल नंबर्स पे ये नहीं होते हैं। और मॉडुलस फंक्शन हमें पता ही है, 11th में हमने भर भर के वर्किंग की है मॉडुलस फंक्शंस की। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन होते क्या हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मॉडुलस फंक्शंस हैं, अगर ये f of x यानी y इज इक्वल टू मॉड x है, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। और ये जो बनेगा, ये बनेगा क्या, आपको ये चीज बनानी जरूरी आनी चाहिए। अभी डिफरेंशिएशन में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो सूनर द बेटर। अगर x मॉडुलस फंक्शन है यानी इनपुट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इफ x इज लेस देन 0। तो देखिए यहां पे उसने बताया है कि इनपुट क्या होती है हमारी, ये इनपुट का मतलब यो वैल्यू इसमें जाएगी, माइनस है अगर x लेस देन 0 है तो 0 या उससे बड़ी वैल्यू है तो x फिर पॉजिटिव है। आई होप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बताने की जरूरत है, ये तो हमें पता है। पता होते हुए भी चीजें गलत हो जाती हैं अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 क्यों नहीं है। देखिए हमारे पास क्या है, पहले मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जैसे नॉर्मली मैं पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उस तरह से करके बता दूंगा। आइदर मेथड यू मे लाइक एंड यू मे डू दिस इन एग्जाम्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे एरो डायग्राम्स हैं, एरो डायग्राम में क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों ही रियल नंबर्स हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे -2 और +2 की। अगर मैं मॉड -2 का लगाऊं तो वो 2 आएगा, ठीक है जी। और अगर मैं मॉड +2 का लगाऊं तो वो भी 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैनी 1 बन गया, ये तो 1 1 रहा ही नहीं, ठीक है। और अगर मुझे इसका थ्योरेटिकल पार्ट का ध्यान देना है, यहां पे आप लिख सकते हैं फिर जो पुरानी इंग्लिश है कि every pre-image does not have a unique image in the set of codomain, therefore the given function is not a 1 1 function. However, आप अगर ये भी लिखना चाहें, let देखिए x1 and x2 be any two elements, ठीक है, therefore f of x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2। अब आपको ये तो पता ही होगा, लास्ट ईयर मैंने समझाया था, नहीं भी पता है तो मेरी +1 की वीडियोस देखिएगा कि जब मॉड हटते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। तो अगर ये प्लस माइनस आ जाएगा तो फिर ये 1 1 जो है वो नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स मैनी 1,
ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए कि रियल नंबर्स पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं तो क्या होता है, और अगर मॉडुलस फंक्शन होते हैं तो वो मैनी वन होते हैं और वन वन नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, चॉइस नहीं है हमारे पास कोई भी। अब हम बात करते हैं ऑन्टो की। अब ऑन्टो क्या है? ऑन्टो का मतलब ये है कि हमारे पास अनअटेंडेड एलिमेंट कोई होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1 है तो 1.1 भी है, 2 है तो 2.1 भी है, और 2.2 और डेसिमल वाले सारे नंबर हैं। लेकिन मॉड में, और एक और बात, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, क्योंकि ये मेरा रियल नंबर्स का सेट है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। अब जो आप ये देखिए कि जो इमेजेस हैं वो तो सारी पॉजिटिव बनेंगी क्योंकि मॉडुलस से निकल के आ रही हैं। तो इमेजेस अगर सारी पॉजिटिव बनेंगी तो नेगेटिव वाले एलिमेंट्स जो हैं वो अनअटेंडेड रह जाएंगे, और अगर वो अनअटेंडेड रह जाएंगे तो फिर वो ऑन्टू की जो कंडीशंस हैं वही नहीं फुलफिल कर रहे। अगर वो ऑन्टू की कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो बात बनेगी कैसे भैया? बात नहीं बन सकती है। समझ आई आपको मेरी बात? अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x और y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू ऑल द, और यहां पे मैं लिख लूंगा बट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और जो कि पॉजिटिव है, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं, पॉजिटिव है, ठीक है, और रियल नंबर्स y बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव। उसके बाद हमें इंग्लिश लिखनी पड़ेगी कि सिंस ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑन्टो फंक्शन। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट वन। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिग्नम फंक्शन स्टेटमेंट मैंने लिख ली हैं। सिग्नम फंक्शन हमने +1 में किया था सेकंड चैप्टर में। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्नम फंक्शन अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास पर्टिकुलर ही जो आउटपुट्स है वो देता है। लेट मी रिमाइंड यू, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन डाउट होता है। सो अगर आपको याद हो +1 में द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन गोज लाइक दिस, कि यहाँ पे ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है इसलिए ब्लैंक छोड़ देते हैं, और ये इस तरह से आ जाता है y = 1, और ये जो है ओरिजिन है हमारे पास, और नीचे ये मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं लिख सकता क्योंकि फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ये आ जाएगा y = -1, ठीक है जी, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। इस बात का हमें पता कहाँ से चलता है, और सिग्नम फंक्शन हमें बोलता क्या है? सिग्नम फंक्शन हमें बोलता है कि डोमेन अगर सिग्नम फंक्शन का R है विच आर रियल नंबर्स, डोमेन अगर सिग्नम फंक्शन का रियल नंबर्स हैं तो उसका जो रेंज रहती है वो हमेशा हमारे पास -1, 0 और 1 रहती है। कोडोमेन तो ऑफ कोर्स सेकंड सेट जो भी बन गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे R2R था तो कोडोमेन तो पूरे के पूरे रियल नंबर्स हैं, लेकिन रेंज क्या है? रेंज सिग्नम फंक्शन में 3 ही नंबर्स होते हैं, -1, 0 और 1, और ये उसका ग्राफ है। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, जरूर आपको पता चलेगा, ठीक है जी। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि ये जो है हमारे पास ये 1 1 और ऑन्टो क्यों नहीं है या क्यों है। लेट्स सी। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको एरो डायग्राम की मदद से प्रूव करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि जो रेंज है वो 3 ही नंबर्स हैं, कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर्स हैं, लिखना मेरी मजबूरी है, इनपुट है और आउटपुट है। अब आप ये देखिए कि फंक्शन में
चाहे मैं माइनस डालूं, चाहे मैं प्लस डालूं, चाहे मैं कुछ भी डाल दूं, आंसर मेरे पास वही आएगा। और फंक्शन में मैंने जैसा कि आपको बताया भी है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 डाली जा सकती है इफ x इज लेस देन 0। -1 मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, ये इनपुट्स हैं हमारे पास सारी, ठीक है। और सिग्नम फंक्शन के जो रेंज होती है वो सिर्फ -1, 0 और 1 होती है। तो मैं ये तो लिख ही लेता हूं, -1, 0 और 1 एंड रेस्ट आर दी अदर नंबर्स। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, लेट्स से -1 है, -2 है, 0 भी लिख लेते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा ग्राफ से हमें क्या प्रूफ होता है कि इसका आंसर 1 आएगा। सिग्नम फंक्शन 1 ही देता है, ठीक है। 0 का आंसर वो 0 दे देता है, माइनस के जितने नंबर्स हैं उनका आंसर -1 दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये फंक्शन तो मैनी 1 बन गया। अब आप देखिए ना, मैनी प्री इमेज गिविंग 1 इमेज, तो फंक्शन जो है मैनी 1 है, नॉट 1 है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। और ऑन टू भी नहीं है क्योंकि रियल नंबर है यहाँ पे, और कितने सारे नंबर्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब अनअटेंडेड है क्योंकि सिग्नम फंक्शन है। तो अगर वो सारे अनअटेंडेड हैं तो फिर वो द गिवन फंक्शन इज ऑल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशंस पता हों तो फिर हमें कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है। और अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एडवाइस करूंगा कि सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, कि जैसे अपना 2 बिलोंग्स टू 1 एंड 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऑफ डोमेन, ठीक है, हैव 1 एज, यहां एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि समझ आ जाए, 1 एज इमेज, therefore the given function is a many one function and not 1 function। उसी तरह से फिर हम लिख लेंगे कि there are many elements -2, -3 एंड एग्जाम्पल ही देनी है, ठीक है। they are unattended elements in the set of codomain, ठीक है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है पीछे वाला तो आपको पता चल जाएगा थ्योरी कैसे लिखनी है। मेरा काम जस्ट इतना था कि आपको ये बता दूं कि ये प्रॉपरली कैसे सॉल्व होता है और लॉजिक क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन इज दैट चैप्टर जिसमें सिर्फ हमें लॉजिक पता होना चाहिए। लिख आप लेंगे, लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद लिखने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ लॉजिक में आती है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये ए सेट बी सेट दिया है, फिर हमने फंक्शन दे दिया है और उन्होंने बोला है कि बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज 1 1। तो हमें ये 1 1 प्रूव करना है। अगर हमें ये 1 1 प्रूव करना है तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एरो डायग्राम से कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी मैपिंग नहीं है, मैपिंग स्ट्रेट एक सेट दे दिया है। सो 1 2 3 ये इनपुट सेट है, क्योंकि ए टू बी जा रहा है फंक्शन, याद रखेंगे हम। और ये हमारे पास b हो गया विच इज 4 5 6 7। सो a से b अगर मैं एरो डायग्राम से करूं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहां पे हम लिख देंगे कि सिंस एवरी प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन हैज a unique image in the set of codomain, therefore the given function is a 1 1 function। मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूं, टाइम ज्यादा लग जाता है, ऑलरेडी वीडियो इज ऑफ 1 hour। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1 1 है। एडिशनली अगर ऑन टू की बात करें तो 7 इज एन अनअटेंडेड एलिमेंट, तो हम यहां लिख देंगे कि सिंस 7 इन द सेट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज not an onto function। I hope that's clear to you। theory आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आपको पता है क्या करना है। Let's move to the question number 7।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जस्ट आपको बता दूं कि ऊपर मैंने थ्योरी लिख दी है। इन केस एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट ही और शी में नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला है कि f मैप्स टू रियल नंबर और डिफाइन किया है f ऑफ x को उन्होंने 3 - 4x। देखिए मैं इसको एरो डायग्राम से भी करूंगा और कन्वेंशनल मेथड जो मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूं उसमें भी करूंगा। थोड़ा सा एक और चीज थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर दूंगा ताकि आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो यहां हम लिख देते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। पहले हम लिखते थे बी एनी टू एलिमेंट्स, तो आप बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हैं, या जो इनपुट सेट में दिया है। याद रखेंगे मैं इसीलिए पहले बता नहीं रहा था कि जो इनपुट सेट में दिया है आपको उसी को बिलोंग करवाना है। ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया है देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, और x1 और x2 क्या है मेरे पास, यहां पे अब मैं फंक्शन में डाल देता हूं 3 - 4x1 3 - 4x2। ये मेरे करवाने का कारण एक है कि जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 1.3 तो उसमें आपको ये चीजें आनी जरूरी हैं और आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ आ जाना चाहिए। 3 से 3 कट गया और 4x1 बिलोंग्स टू 4x2। माइनस से माइनस भी उड़ गए होंगे, या आप माइनस माइनस लिख भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो अभी तक तो किया तो हमने यही है कि व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 देयरफॉर द फंक्शन f इज, और पूरा लिख लेते हैं, द फंक्शन is 1 1। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको एरो डायग्राम की हेल्प से भी ये क्वेश्चन करके बता सकता हूं। फंक्शन जो है मेरे पास वो यहां कर लेते हैं। फंक्शन जो है मेरे पास वो है 3 - 4x। ये मैं इनपुट सेट बना लेता हूं, ये मैं आउटपुट सेट बना लेता हूं। रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर -1 0 1 2, आप पॉइंट्स कुछ भी लगाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा। आप वैल्यू डालिए, रियल नंबर की वैल्यू डालेंगे, -1 की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे कोई यूनिक सा ही नंबर आएगा। कभी भी दो नंबर सेम आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ना कोई स्क्वायर है, ठीक है, ना कोई पावर 4 है, इवन पावर्स नहीं है, तो दो नंबर्स का कुछ भी सेम नहीं मिलेगा। सो एवरी इनपुट विल हैव अ यूनिक आउटपुट। आप देख लीजिए, अगर आप -1 डालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, आप 1 डालेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, आप 2 डालेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, एंड यू विल कीप मूविंग। ये कभी चेंज नहीं होने वाला। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एवरी इमेज इन द सेट ऑफ, एवरी प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब हम करते हैं बात कि ऑनटू है कि नहीं है। लेट्स सी। देखिए, जैसे हमें ऑनटू के बारे में पता है कि कोडोमेन में कोई भी अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो कोडोमेन बन जाता है। यहां से अब हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.3 की हल्की हल्की इंट्रो भी मैं डालनी शुरू करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। हाउएवर, यहाँ पे इसको पहले मैं एरो डायग्राम से समझाता हूं, उसके बाद में देखेंगे कि एक और मेथड क्या किया जा सकता है। लेट्स से कि ये मेरे पास दो रियल नंबर्स के सेट्स हैं। अब उसमें मेरे को क्या करना है, 3 - 4x है। जब 3 - 4x है मेरे पास तो मुझे देखना है कि मैं इनपुट और आउटपुट क्या डाल सकता हूं। आप देखिए, इसमें आप कोई भी रियल नंबर लगाइए, लगाने की क्या जरूरत है, आप यहां से कोई भी नंबर उठाइए। एनी नंबर विच इज अ रियल, पुट दिस इन दिस, यू विल गेट अ प्री इमेज। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक इमेज की प्री इमेज है। अगर हर एक इमेज की प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन भी है और वो बाइजेक्टिव भी हो गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, इन द सेट ऑफ कोडोमेन has a unique pre-image in the set of domain, therefore the given function is an onto function, hence the function is a bijective function.
अच्छा, अब इसको अगर हमने बिना थ्योरी के नहीं, रादर और किसी तरीके से करना हो तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, y है 3 माइनस 4x, और अगर मैं इसको, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो मेरे पास चीजें आएंगी उनको मैं कैसे लिख सकता हूं, y, इसको ऐसे लिखते हैं, 4x को इधर ले आते हैं और इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई 1/4 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि यहां पे मैं कोई भी, क्योंकि मैं तो कोडोमेन के साथ डील कर रहा हूं, कोडोमेन मतलब आंसर, ठीक है, तो यहां पे आप कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी रियल नंबर डालिए, वो एक आपको रियल नंबर ही प्री इमेज के रूप में देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द गिवन फंक्शन इज एन ऑनटो फंक्शन, हेंस द फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने आपको हल्का सा तरीका बताया है, यहाँ पे आप लिख देंगे सेम थ्योरी जो मैंने ऊपर बताई थी कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाकी अगली बातें अगले क्वेश्चन में करते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8। ओह आई एम सॉरी, सेकेंड पार्ट बचा है, तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं अब हम। तो फंक्शन हमें दिया है f मैप्स टू रियल नंबर्स, और f ऑफ x जो दिया है उसने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट्स सी कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले इसके लिए मुझे 1 1 देखना पड़ेगा, और 1 1 देखने के लिए, क्योंकि ये रियल है लेकिन स्क्वायर आ चुका है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एरो डायग्राम से अगर समझाऊं तो -1 और 1, क्योंकि स्क्वायर है तो मेरे पास तरीका ही एक है, और फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी 2 आएगा, ये तो मैनी 1 बन गया, सो नॉट अ 1 1, ठीक है। अगर नॉट 1 1 है तो बाइजेक्टिव तो हो नहीं सकता। अब मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या ये ऑनटो है या नहीं है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताता हूं, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास ये है, चलिए मैं लिख देता हूं फॉर ऑनटो। ऑनटो में मेरे पास ये फंक्शन है। अब आप ये देखिए कि मैं चाहे नेगेटिव वैल्यू डालूं इसमें या पॉजिटिव वैल्यू डालूं, ठीक है, क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। और y जो सेट है वो रियल नंबर से रियल नंबर का है, तो y जो यानी कोडोमेन जो है, आप ये देखिए ये y होता है ना कोडोमेन। अब आप रियल नंबर्स हैं तो -1 -2 माइनस के भी सारे नंबर आएंगे और प्लस के भी सारे नंबर आएंगे। प्लस के तो चलो फिर भी ये रख लेगा अपने पास, नेगेटिव के कैसे रखेगा? नेगेटिव के सारे ही अनअटेंडेड रह जाएंगे, रहेंगे तो और भी बहुत सारे क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन डेसिमल वाले भी रह जाएंगे, लेकिन नेगेटिव वाले तो विजिबल हैं कि वो रह जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एवरी इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन does not have a unique pre-image in the set of domain. Therefore, the given function is also not an onto function. Hence, the function is neither 1 1 nor onto, ठीक है। सो बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो अब ये सेकंड पार्ट हो गया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। लेट A and B be two sets, show that F maps to A cross B। तो यहां पे आप देखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की यानी ऑर्डर्ड पेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। दे गो टू A क्रॉस B टू B क्रॉस A सच दैट, जो फंक्शन है उसने ये बोला है, सॉरी, फंक्शन AB इज इक्वल टू BA, और वो बोल रहा है कि इसे प्रूव कीजिए कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करने हैं हमें। मैं एक हल्की सी चीज आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल नहीं है, मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर आपको 1.1 एक्सरसाइज में सिमेट्रिक फंक्शंस याद हों, सिमेट्रिक रिलेशंस, फंक्शन इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन,
तो ये चीज पहले एक रिलेशन होगी तभी एक फंक्शन बनी होगी। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ए बी इट शुड बी इक्वल टू बी ए, इमेजेस बनती थी अगर आपको याद होगा। तो यहां पे भी कुछ कुछ वैसा ही सीन है, ठीक है। एरो डायग्राम से ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, फिर भी लेट्स सी देख लेते हैं कि हाउ डू वी गो। तो यहां पे देख लेते हैं, हम लिखते हैं लेट a1 b1 एंड a2, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेते हैं b2, दे बिलोंग टू a क्रॉस b, ठीक है जी। और ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं a क्रॉस b को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं सच दैट, इसके बाद क्या था जो हम पहले भी करते थे, f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, ठीक है। देखिए बिलोंग्स टू मैंने आपको पहले बोला था कि इनपुट सेट का लेना चाहिए, और इनपुट सेट यहां पे हमारे पास क्या है, a क्रॉस b, तो वही मैंने लिया। उसके बाद मेरी दोनों इनपुट सेम आ गई। तो अगर ये इनपुट सेम आ गई हैं तो यहां से एक चीज और प्रूव होती है, यहां से ये चीज आती है हमारे पास कि a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2, ठीक है। ऑल्दो ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही थी लेकिन उनके भी एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है कि a1 b1 सेम है और a2 b2 सेम है। हाउएवर, और अगर ये सेम आ गए हैं तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन जब हो गया है तो अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें ऑन टू ही तो प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए मुझे पता है कि मुझे कोडोमेन सेट में जाना पड़ेगा, यही बात हुई थी हमारी। लेट्स सी कि अब कोडोमेन सेट में कैसे हम जाते हैं। चलिए मैंने थियोरी के साथ इसको कंप्लीट कर दिया है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप जरूर नोट कीजिएगा। ऑन टू मैंने आपको बताया था कि एरो डायग्राम से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स ट्राई कि हमारे पास आता क्या है, क्योंकि फंक्शन मैं लिख लेता हूं a क्रॉस b इट गोज टू b क्रॉस a, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। अब आप ये देखिए कि अगर a क्रॉस b में मान लीजिए मेरे पास a और b दो ऑर्डर पेयर्स की बात करनी है तो यहाँ पे b a आ जाएगा। यहाँ पे अगर 1 2 है मान लीजिए तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 7 है तो यहाँ पे 7 3 आया होगा कहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्योंकि कोई रियल नंबर्स इंटीजर्स ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, उसने a क्रॉस b और b क्रॉस a बोला है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। अगर उनकी कोई प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि वो जो सेट है वो ऑन टू है। अब आप ये देखिए कि मैं यहां लिखता हूं लेट b a बिलोंग्स टू b, ठीक है। कोई एक पेयर है एलिमेंट्स का, वो बिलोंग करता है b क्रॉस a से, ठीक है। अच्छा, इस अब मैं आपको बताऊंगा, यहां पे हमें इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि फॉर एवरी b a in the set of, for every image, sorry, b a in the set of codomain has a pre-image in the set of domain. Therefore the given function is an onto function. Hence
द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10। वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। लेट्स सी। चलिए जी, अब उसने कहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं। सॉरी, जो फंक्शन है, आई एम सो सॉरी, फंक्शन जो है वो मैप करता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, यानी एफ ऑफ एन जो है वो है n+1/2 अगर n ऑड है, यानी इनपुट, अगर n की इनपुट जो है हम ऑड देखते हैं, और n/2 अगर इनपुट जो है वो इवन है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं कि ये 1 1 है भी है या नहीं है। हमें तो ये दिखाना है कि क्या वो अपना बाइजेक्टिव है, तो 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए उसके लिए। अब आप ये देखिए कि मैं एक प्री इमेज लेता हूं, f ऑफ 1 लेता हूं मैं, तो वेयर 1 इज ऑड नंबर ले लिया मैंने। ऑड नंबर है तो मेरे पास ये फंक्शन लगेगा, 1 + 1/2 = 1 आ गया। सो इट इम्प्लाइज टू f ऑफ 1 = 1 आ गया। अब मैं एक इवन नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 2। तो f ऑफ 2 अगर इवन है, इनपुट इवन है, तो मेरे पास फंक्शन कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, n/2 = 1। तो ये क्या आ गया, f ऑफ 2 = 1 आ गया। अगर एरो डायग्राम भी मैं देखूं तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 और 2 है, तो फिर तो ये मैनी 1 हो गया। अगर ये मैनी 1 है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख सकते हैं, उसमें क्या लिखेंगे कि सिंस इन द गिवन फंक्शन every pre-image does not have every pre-image in the set of domains does not have a unique image in the set of codomain. Therefore, the given function is not a 1 1 function. I hope that's clear to you. ठीक है, चलिए मैं थियोरी लिख देता हूं, वो अगर आप नोट करनी हो आपको तो कर लीजिएगा। लीजिए, मैंने थियोरी लिख दी है कि सिंस एवरी प्री इमेज in the set of domain does not have a unique image in the set of codomain, therefore the given function is not a 1 1 function. अब देख लेते हैं, तो बाइजेक्टिव वाला सीन तो खत्म ही हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या ये ऑन टू है, और हमें यहाँ दिख रहा है कि हर एक इमेज को लिखना, तो चलो बात की बात है, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ कि आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाइएगा और उसे y की जगह पे रखिएगा, आपको कोई ना कोई x मिलेगा। इसका मतलब कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट अनअटेंडेड नहीं रहेगा। लेट मी शो यू कि करना कैसे है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने अगले पेज पे, और ऑन टू के लिए हम बात करते हैं। f ऑफ x को y कहते हैं, n+1/2 लगेगा अगर हमारे पास ये जो n है वो ऑड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए मैं f की अब कोई भी वैल्यू उठाता हूं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर वैसे भोले सेट होते हैं, मैं हमेशा नेचुरल नंबर्स को भोला सेट बोलता हूं, तो नेचुरल नंबर बड़े भोले सेट होते हैं। यहां से 1 उठाइए, अगर मान लीजिए कि इफ n = 1, y = 1, तो 1 × 2 = n+1, तो n = 1 आ जाएगा। यानी अगर ये आउटपुट है तो ये इनपुट है। ठीक है, यहां से अब हम देखते हैं कि इफ y = 2, तो ये ऑड है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज तो ऑड है, लेकिन अब आप ये देखिए कि अगर ये 2 आएगा, ठीक है, हमारे पास अगर ये 2 आ रहा है, तो जो इनपुट है वो तो इवन ऑड कुछ रही होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन यहां से ये कोई ना कोई इमेज तो देगी। एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए कि 1 2 3 ये सब कोई ना कोई प्री इमेज दे रहे हैं, हमें कोई ना कोई प्री इमेज दे रहे हैं। तो अगर कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं है। और अगर कोई भी अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है
कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। सो ऑन टू फंक्शन है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन डाउट रहता है, लेकिन ये है बड़ा आसान। स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, एक ए सेट है, रियल नंबर्स का है, और उसमें 3 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं वो देखेंगे। बी एक सेट है, वो भी रियल नंबर्स का है, उसमें 1 इंक्लूड नहीं करते हैं। ये उसकी मर्जी है कि उसने एक्सक्लूड कर दिए। 3 को तो इंक्लूड करने का मतलब समझ में आता है कि वो एक्सक्लूड करने का मतलब समझ में आता है कि वो 3 डिनोमिनेटर में नहीं लेना चाहता, तो नॉट डिफाइंड फ्रैक्शन बन सकती है। सॉरी। अब 1 को क्यों नहीं लेना वो देखते हैं। और उसने हमें बताया है कि फंक्शन जो है वो मैप करता है a से b तक, और f ऑफ x है x-2 और x-3। अच्छा जी, ठीक है। अब पहले मैं आपको एरो डायग्राम से समझा देता हूं, उसके बाद लिखना क्या क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या क्या हैं, वो देखी जाएगी। ठीक है। एरो डायग्राम से होता कुछ नहीं है सिवाय हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने के, और वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फंक्शन ये है, देखिए इनपुट रियल नंबर्स में है, यहां मैं -1 0 1 2 3 लिखूंगा नहीं, 4 एंड सो ऑन ऑफ कोर्स। ठीक है। और ये जो ए सेट है, ए से बी तक मैपिंग हो रही है, इसका मतलब ही ये है कि ये जो हमारा इनपुट सेट है, ये जो आउटपुट सेट है, इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी, बस 1 को नहीं लिखना। ठीक है, तो बाकी कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखिए कि अगर आप -1 इसमें डालते हैं, -1 -2 -3 -3/4 विच इज अ रियल नंबर, 0 डालेंगे तो -2/-3 यानी 2/3 विच इज अ रियल नंबर। अब आप ये देखिए कि आप कोई भी यहां पे नंबर डालते जाइए, आपको हमेशा और हमेशा आउटपुट सेट में यानी कोडोमेन सेट में आपको रियल नंबर मिलते जाएंगे। तो आप इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है। और अगर since every element or pre-image of the set of domain has a unique image in the set of codomain, therefore the given set is a given function is a 1 1 function। अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता सकता हूं। यहां लिख लीजिए let x1, x2, ठीक है, बिलोंग टू a, क्योंकि मैंने बताया था आपको इनपुट सेट होने चाहिए। therefore f of x1 is equal to f of x2, और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है x-2 यानी x1 -2 अपॉन x1 -3 is equal to x2 -2 अपॉन x2 -3। अब आप ये देखिए कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये थोड़ा लंबा काम है लेकिन समझना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां आ जाएगा हमारे पास x1 -2 इंटू x2 -3 इज इक्वल टू x2 -2 इंटू x1 -3। ये आ गया मेरे पास। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करवा लूंगा, x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6 इसके साथ कट गया, x1 x2 इसके साथ कट गया। ठीक है जी। यहां आ जाएगा -3x1 -2x2 इज इक्वल टू -3x2 -2x1। ठीक है। यहां से अगर अब आपको अगर याद हो कि हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, इसको इक्वेट इससे करूंगा, इसको इक्वेट इससे करूंगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा या x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा। देयरफॉर जब ये हो जाता है तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़े आराम से हो गया। ठीक है। इंग्लिश जरूर लिखिएगा, वो मैं आपको लिख देता हूं। अंग्रेजी मैंने लिख दी है कि सिंस ऑल द प्री इमेजेस इन द सेट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं
ऑनटो फंक्शन की। लेट्स सी। अब देखिए करते हैं ऑनटो, बड़ा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से हम इसको सीखेंगे। फॉर ऑनटो, फॉर ऑनटो में हम क्या करते थे कि हमें पता है कि कोडोमेन में कोई भी अनअटेंडेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए और हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है हम याद रखेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास ए वाला था r-3, तो r में रियल नंबर में 3 नहीं होना चाहिए। और अब हम कोडोमेन की बात करेंगे जिसका हमारे पास फंक्शन है r1। तो जब हम कोडोमेन की बात कर रहा हूं, अब मैं देखूंगा कि क्या इसका यूज हो भी रहा है या उन्होंने हमें ऐसे ही दे दिया है। वैसे मैथ्स में कुछ भी ऐसे नहीं दिया होता। तो अब आप देखिए एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है x-2 x-3। अब एफ ऑफ एक्स को क्या लेते थे, देखिए इसको एरो डायग्राम से भी करना बड़ा आसान है, लेकिन क्योंकि उसने ये दे दिया है हमें वर्किंग पता होनी चाहिए। तो ये y है x-2 x-3, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूंगा इसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास xy माइनस 3y इज इक्वल टू x-3। क्योंकि अब पहले y था, अब मुझे x को लेके आना है, यही ऑनटो का रूल होता है। अगर x कॉमन निकालना है तो xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 3, x कॉमन आ जाएगा, y माइनस x 3y माइनस 3 और x इज इक्वल टू 3y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 आ जाएगा। यहां से अब आप ये देखिए, इसलिए उसने बोला था कि रियल नंबर्स में 1 इंक्लूड नहीं करने हैं, क्योंकि फिर कोडोमेन में ये नॉट डिफाइन हो जाता और इसकी प्री इमेज नहीं बनती। तो यहां से हमें अब पता चलेगा कि फॉर एवरी y देयर इज एन x विच एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां से अब हम ये बोल देते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एन ऑनटो फंक्शन। ठीक है, बिकॉज फॉर एवरी इमेज in the set of codomain there exists a unique pre-image। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहां हम लिख सकते हैं the function is बाइजेक्टिव। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से कर लेते हैं MCQs जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है और उसके बाद वी विल कंक्लूड द एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप पढ़ेंगे, फंक्शन जो है वो मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर तक और f ऑफ x जो है वो है x की पावर 4। तो अब आपको ये बात देखते ही, इवन पावर है तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये मैनी वन बन सकता। हम करके आए थे, वहां पे x स्क्वायर था। तो अगर आप देखिए कि अगर मैं, क्योंकि MCQ है तो मैं इसको कैसे भी कर सकता हूं। अगर आप ये देखिए कि 1 है, इसकी 1 की पावर 4 डालूंगा तो 1 आएगा, -1 की पावर 4 भी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैनी वन बन गया। ठीक है, अगर ये मैनी वन बन गया है तो 1 1 तो नहीं है। अब ऑनटो की बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, यहां पे सारी की सारी इमेजेस पॉजिटिव बनेंगी, नेगेटिव कोई बनेगी नहीं। तो जो नेगेटिव नंबर हैं वो तो अनअटेंडेड रह जाएंगे। अगर वो अनअटेंडेड रह गए तो इसका मतलब है कि कोडोमेन में एलिमेंट्स बच गए। एलिमेंट बचने नहीं चाहिए, इसका मतलब है नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। आई जस्ट होप कि ये आपको क्लियर है। आई थिंक ऑप्शन डी शुड बी द ऑप्शन। अब हम कर लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। उसने बोला है कि अगर एक फंक्शन है वो मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर तक और फंक्शन की जो डिफाइन किया गया है वो है 3x। सबसे पहले तो 1 1 की बात सोच लेते हैं कि 1 1 कहना क्या चाहता है। 1 1 कहता है कि हर एक
प्री इमेज की इमेज होगी। यहाँ कोई नंबर आप देखिए, कोई भी नंबर, उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वो नंबर यहाँ पे आएगा? बिल्कुल आएगा, आ ही सकता है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो है। अब हम ये देखना है कि क्या वो ऑन्टो है या नहीं है। तो ऑन्टो के लिए हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स जो है वो y है, y इज इक्वल टू 3x है। ठीक है, और फॉर एवरी y देयर हैज टू बी एन x विच शुड एग्जिस्ट, तो x इज इक्वल टू 1/3y लिख सकते हैं हम। अब आप ये देखिए कि आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लिखिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आपको कोई x मिलेगा? पक्का मिलेगा। ठीक है, आप देख भी लीजिए, -1/2 डाल दीजिए, -3.3339 डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो या नहीं होगा, लेकिन वो एक रियल नंबर एंड में बनेगा। अगर वो रियल नंबर बनेगा तो इसका मतलब है वो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये फिर अपना 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, probably option number A. With this, I conclude the exercise. Thank you so much for watching so patiently. I hope you will enjoy all the solutions which I have done और आपको मजा आएगा। Thank you. Have a nice day. Bye bye.